गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस लगातार सीखते रहने की जर्नी के दौरान अभी लेटेस्ट हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये था कि काश ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जाती। मंक मोड का ये कॉन्सेप्ट आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया। आज के इस सेशन में हम एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं। ज़रा अपने आप से एक सवाल करिए, अमीर और गरीब के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। हम सभी को ही भगवान ने समान हाथ पैर, स्किल्स और ब्रेन दिया है, पर अगर आप इन बहुत सुपर रिच लोगों के साथ में बैठेंगे और इनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के सोचने का स्तर बिल्कुल अलग होता है। एक गरीब के साथ आप थोड़ा समय बिताइए और आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर जिन चीज़ों के बारे में बात करेगा और एक अमीर जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जो सुपर रिच होते हैं या बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनके पास सीखने की या फिर थिंकिंग की एबिलिटी आती कहाँ से है। मिसाल के लिए इलॉन मस्क, अगर आप इनके पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग लाइफ को जिस तरीके से देखते हैं या लाइफ के बारे में जो नज़रिया रखते हैं वो आम आदमियों के नज़रिए से बिल्कुल अलग होता है। बेसिकली थिंकिंग वो एक स्किल या वो एक एबिलिटी है जो एक गरीब को एक अमीर से दूर करती है। और आज के इस सेशन में हम आपके साथ एक बेहद शानदार स्टडी शेयर करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग सेशन के कंप्लीट होते होते बिल्कुल अलग इंसान बन जाएंगे। सो जरा ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। वाई फिजिकल वर्क गिव्स लेस मनी। कभी सोचा है आपने, एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। वहीं दूसरी ओर किसी एक कंपनी का सीईओ फिजिकल वर्क बहुत कम करता है, वो पसीना नहीं बहाता, मेंटल वर्क करता है। और हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये तो मेहनत ही नहीं करता है, पर उसकी सैलरी करोड़ों में होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक सीईओ के नीचे लाखों मजदूर रखे जा सकते हैं। जरा सोचिए इस चीज को कि आखिर सोसाइटी इस तरह से डेवलप क्यों हुई है। ये सीईओ या ये अमीर इंसान ऐसा क्या जानता है जो वो गरीब नहीं जानता। और यही फर्क आता है थिंकिंग का, थिंकिंग प्रोसेस। सो आज का टाइटल है मेंटल मॉडल, सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अब इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़ें, कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि आप में से कोई ये जानता है कि थिंकिंग ऑर्डर्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट थिंकिंग ऑर्डर, सेकेंड थिंकिंग ऑर्डर और थर्ड थिंकिंग ऑर्डर। और क्या आप में से कोई इन थिंकिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल करता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, अगर ना तो कमेंट बॉक्स में ना लिखिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपको इस सेशन में मजा आने वाला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब रिलैक्स बैठिए और ध्यान से सुनिए, आखिर ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है क्या। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर के बारे में भी पता चलेगा। आज के इस सेशन में हम लोग सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते ही करते हैं। हम में से हर वो इंसान जो थिंकिंग करता है वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग ही करता है। हमको सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग सीखनी है। और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग उनके लिए है जो सुपर रिच होते हैं या फिर हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर दिमाग लगाते हैं। सो व्हाट इज अ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग? इंट्रोड्यूसिंग सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग वेयर यू थिंक अबाउट हाउ योर डिसीजंस विल इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर डिसीजन इंस्टेड ऑफ इमीडिएट वंस। मिसाल के लिए, अगर आपको यह पूछा जाए कि आप जो अपनी ट्रिप पर जाने वाले हैं इसमें आप ट्रेन से जाना पसंद करेंगे या बस से या अपनी पर्सनल कार से, आप इमीडिएट डिसीजन दे देंगे कि जो भी चीज आपको पसंद होगी और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मिसाल के लिए, अगर आप बस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सीधे बोलेंगे कि मैं बस से जाना चाहूंगा, मैं कार से नहीं जाऊंगा बिकॉज कार मेरे लिए महंगी पड़ेगी। पर अगर आपको यह पता चले कि आगे जाकर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बाद आपकी बस आगे नहीं चलेगी और आपको बहुत लंबा सफर पैदल चलना पड़ेगा, बजाय इसके अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आप लास्ट डेस्टिनेशन तक अपनी कार से पहुंच सकते हैं, तब आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे, है ना। ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग ही करते हैं। द सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग वेयर यू थिंक अबाउट हाउ योर डिसीजंस विल इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर डिसीजन इंस्टेड ऑफ इमीडिएट वंस। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इमीडिएट डिसीजंस पर ध्यान देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं भविष्य में इसका नतीजा क्या निकलेगा और उस समय हमको किस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स अ ग्रेट टूल to help us think beyond initial benefits by considering second order consequences। देखिए, हर एक थिंकिंग जो आप करते हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि उसका एक रिजल्ट होगा।
आपने जो डिसीजन लिया उसका एक रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के बाद आपको आगे और थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप आगे की थिंकिंग अभी से करके रखते हैं, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अब जरा ये बताइए कि हम लोग ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं या सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टू हेल्प मेक बेटर डिसीजंस फॉर द लॉन्ग रन, और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग जो है वो हमेशा लॉन्ग रन के लिए की जाती है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए 3 तरह के लेवल्स होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के। पहला लेवल क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर, द मोस्ट इमीडिएट फीलिंग और इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन, की जो इमीडिएट फीलिंग है या इमीडिएट रिजल्ट। अब मिसाल के लिए अगर हमको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, और एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, तो पहला डिसीजन क्या होता है? अरे यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर और सो लेते हैं का फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस भी होगा। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग का? कि पहला जो डिसीजन लिया हमने उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि भाई हम रनिंग के लिए नहीं जा पाएंगे या हमारी 1-2 दिन की एक्सरसाइज छूट जाएगी। देन एक सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? अगर आप हर दिन एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो आपकी बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी, अगर आप बीच में 2-3 दिन नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस भी होगा इसका। थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कि धीरे धीरे आपका अपने ऊपर से कंट्रोल हटता जाएगा। जब आपका अपने ऊपर से कंट्रोल हटता जाएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होगा, सेल्फ कंट्रोल लूज होगा, आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको अगर कुछ ऐसे काम करने हो जहां आपकी स्ट्रांग बॉडी चाहिए, मिसाल के लिए आपकी बैक स्ट्रांग चाहिए वेट उठाने के लिए, और अगर आपने कमजोर बैक के साथ में वेट उठा लिया तो हो सकता है कि बैकबोन पर प्रॉब्लम हो और आप बिस्तर पर पड़ जाएं। ये थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है, द सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन and eventual outcomes. Using second order thinking as a mental model means understanding and analyzing the implications of the first order consequences. यानी कि immediate जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, उस असर के बारे में अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो सामने है आपके एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और राइट साइड में क्या है? ये है हमारा लोगो। ये लोगो किस लिए लगा हुआ है यहाँ पर? ये लेसन बेसिकली आपको साइकोलॉजी सिखाने के लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकली हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कि ये हमारा लोगो है। आप जहां कहीं भी ये लोगो देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये लाइफ लेसन्स बाय अयान का लोगो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अयान कोई ना कोई किसी तरह का कोई एक ज्ञान बांट रहे होंगे, ठीक है। सो ये एक सबकॉन्शियस मतलब एक लर्निंग है जो आपके दिमाग में डाली जा रही है, ठीक है। खैर, ये आप में से कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी इंसान हो सकता है। अब ये इमीडिएट इसके पास में 2 चॉइसेस होती हैं डिसीजन लेने की। पहला कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही हॉट वाटर शावर ले ले गर्म पानी से। दूसरा, डू सम डीप स्ट्रेचिंग, कि एक लंबी स्ट्रेचिंग की खूब टाइम लगा के और बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच करें। इसके पास में दोनों चॉइसेस हैं। नाउ पहली चॉइस जो है वो है कि हॉट वाटर से स्नान लेना, ठीक है, शावर लेना। नाउ इससे होगा क्या? जो इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस का क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? कि नॉट हैव अ रनी नोज, बिकॉज थोड़ी सी ठंड है, ठीक है। गर्म पानी से आपने नहाया तो जाहिर है कि आपको जुकाम नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप डीप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको हो सकता है कि पूरे दिन हल्का सा ठंड लगी रहे, ठीक है। ये इसके फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं? अरे यार जुकाम हो जाएगा यार, ऐसा करो गर्म पानी से नहा लो, निकलो यहां से, ठीक है। पर इसका सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है ये देखिए। अगर आपके पास में रनिंग नोज नहीं है, आपने गर्म पानी से नहाया, पर इसका सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है? रिड्यूस रिस्क ऑफ रनिंग नोज एंड स्नीसेस। ये तो ठीक है कि भाई आपको जुकाम नहीं होगा। इंक्रीजेस रिस्क ऑफ टाइट मसल्स, आपने गर्म पानी से अगर नहाया तो हो सकता है कि मसल्स में स्टिफनेस आए। इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट रन सोरनेस एंड क्रैम्प्स, इसकी वजह से होगा क्या कि जब आप लंबी रनिंग करेंगे तो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है। नाउ इसका थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी, कि आपने अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज की और आप कॉन्टिन्यूसली अगर हॉट वाटर शावर ले रहे हैं तो इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मसल स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग तो यहां तक तो सोचते ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप डीप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे इमीडिएट क्या होगा? हो सकता है कि इमीडिएट आपको जुकाम हो, पर सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। आप जब मसल्स को अपनी स्ट्रेचिंग देंगे तो जाहिर है कि आपकी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। डिक्रीज रिस्क ऑफ मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन का रिस्क जो है वो कम होगा। इंक्रीज ऑफ स्ट्राइड लेंथ एंड स्पीड, स्ट्राइड होती है मतलब जैसे रनिंग होती है तो एक होती है जॉगिंग, जॉगिंग में आप छोटे छोटे कदम लेते हैं। स्ट्राइड होती है उससे थोड़े लंबे कदम जॉगिंग से, और रनिंग होती है बिल्कुल खुले हुए कदमों के साथ में रनिंग, ठीक है। तो स्ट्राइड बेसिकली जॉगिंग और रनिंग के बीच का पार्ट होता है, तो थोड़े लंबे कदम के साथ में जो रनिंग होती है वो होती है स्ट्राइड, ठीक है। सो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ स्ट्राइड लेंथ एंड स्पीड, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीज ऑफ ओवरऑल रनिंग एफिशिएंसी, इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपकी जो रनिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अब देखिए कितनी मजेदार चीज है। एक छोटा सा डिसीजन, अगर आप ऊपर वाला डिसीजन ले लेते हैं
तो थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस बुरे निकलते हैं। अगर आप नीचे वाला डिसीजन लेते हैं तो थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस तक आने में नतीजे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है वो आदमी चाहता है क्या कि यार अभी आज के आज 200 रुपये बन जाए हमारे और लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं रखेंगे। यही प्रॉब्लम होती है। ठीक, सो अगर आपको लग रहा है कि सेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बिल्ली आ गई हम लोग के पास में, हम लोग को याद दिलाने के लिए कि पता नहीं आप सेशन में खो गए, आपने सेशन लाइक किया या नहीं, और अगर पसंद आ रहा है तो जरा सेशन को लाइक करिए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एज सीन इन द एग्जाम्पल अबव, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है ये हमको इमीडिएट मजा देती है, तुरंत का तुरंत हमको आराम दे देती है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं सोचते। इट्स फास्ट, इट्स ईजी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग जो होती है वो फास्ट होती है, ईजी होती है। इट सॉल्व्स द इमीडिएट प्रॉब्लम विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो तुरंत तो सॉल्व हो जाती है, पर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं सोचते। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है स्लोइंग द प्रोसेस डाउन एंड टेक इनटू अकाउंट टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? टाइम और इफेक्ट। देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, हम क्यों थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर इतना फोकस करते हैं। हर अमीर और गरीब के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो होता है थिंकिंग का। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल आदमी के बीच का फर्क होता है थिंकिंग का। स्पीकर लिसनर के बीच का जो अंतर होता है वो होता है थिंकिंग का। राइटर रीडर के बीच का जो अंतर होता है वो होता है थिंकिंग का। मास्टर और डिसाइपल के बीच का जो अंतर होता है वो होता है थिंकिंग का। हायर लोअर ऑर्डर के बीच का जो अंतर होता है वो होता है थिंकिंग का। थिंकिंग जो स्किल है ये वर्ल्ड का मोस्ट इफेक्टिव स्किल है। सोचना, यही हर आदमी नहीं कर पाता है। इसलिए हम आपके थिंकिंग प्रोसेस पर इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि ट्राई टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है कुछ चीज़ों को। उनमें से क्या क्या है? टाइम और इफेक्ट। ये नहीं कहती कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देना है या आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है, नहीं। प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दो, टाइम लो, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचो। इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। समझे क्यों इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग में टाइम चाहिए होता है? बाय मैपिंग आउट द नॉन विजिबल इट इनकरेजेस अस थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मतलब हमको जब आप सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करते हैं तो आप वो चीजें देख पाते हैं जो आम तौर पर आदमी नहीं देख पाता। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। संसद के अंदर पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम सर, उन्होंने कहा कि यार यूपीआई लेके आ रहे हो तुम, कहाँ किसी गरीब के पास में जो एक ठेले वाला होगा उसके पास में कब इंटरनेट आएगा, कहाँ मोबाइल आएगा, वो कैसे किसी को पेमेंट करेगा। सो वो जो इनविजिबल है उसको देख नहीं पाए पी चिदम्बरम सर। करंट पीएम ने उस चीज को देखा। क्यों? मतलब इन्विजाज कर लिया उस चीज को कि ऐसा हो सकता है कि एक ठेले वाला भी, 5 रुपए की चाय बेचने वाला भी मोबाइल फोन रखेगा, क्यूआर कोड रखेगा, और उससे हम लोग आज की डेट में, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि मिनिमम पेमेंट आपने कितना किया यूपीआई से। नाउ थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग क्या कहती है? ये पर्टिकुलर लाइन देखिए, इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग बाय मैपिंग आउट द नॉन विजिबल थिंग। वो चीज जो दिखाई नहीं देती। और बात समझिए, लीडर्स आज के टाइम में वही हैं जो उस चीज को देख सकता है जो आम आदमी नहीं देख पा रहा होता है। वो अपनी टीम के अंदर वो कैपेसिटीज, वो कैपेबिलिटीज देख लेता है जो आम आदमी नहीं देख पा रहा होता है। दैट इज वाई ही इज अ लीडर। सो नॉन विजिबल को देखना, इट इनकरेजेस अस टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कास्केड इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शन। कई बार आप देखते हैं कि लीडर्स बोलते हैं कि यार ये काम नहीं करना है, तो टीम कहती है कि नहीं नहीं सर ये काम करेंगे, तो कहता है ठीक है फिर करके देख लो, और करते हैं और नुकसान होता है। जब नुकसान होता है तो वापस लीडर के पास आता है, लीडर कहता है पहले ही बोला था यार तुमको ये काम नहीं करना। इसी वजह से क्योंकि वो कास्केड इफेक्ट देख पाते हैं प्रॉब्लम्स के। इसलिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जरूरी है। अब इस बड़ी मजेदार चीज है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के अंदर ये फर्क है। देखिए कितनी मजेदार चीज है ना। बचपन से हम लोग को ये चीजें सिखाई गई हैं पर हम लोग को समझ में नहीं आता है। अगर हम कहें कि आपको चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाया गया था, पर हम लोगों को पता नहीं है। जो गोल्डन एग वाली कहानी है वो हम में से हर किसी ने सुनी है ना, कि एक किसान के पास में एक मुर्गी थी, वो मुर्गी हर दिन अंडा देती थी, वो किसान ने उसको मार दिया, एक दिन सारे अंडे ले। वो सारे अंडे लेने का कॉन्सेप्ट क्या था? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हमको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, हमको तुरंत अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना है, हमको तुरंत अच्छा महसूस होना चाहिए। यह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है? आज चलो हमको थोड़ा सा पेन भले हो जाए, लेकिन आगे चल के हमको थोड़ा सा आराम चाहिए। अब सोचिए, पढ़ाई में मेहनत लगती है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, मेहनत लगेगी। मिसाल के लिए बीच में आ जाती है शादी, और आप कहते हैं कि नहीं मुझे शादी में जाना है। क्यों? शादी में जाने से इमीडिएट मजा आएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। एक बंदा है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, वो शादी में चला जाता है। दूसरा कहता है कि नहीं मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे आज पढ़ाई करनी है अपनी, मैं 4-5 दिन खराब नहीं करूंगा, उतने दिन में मैं कुछ पढ़ लूंगा,
कुछ एग्जाम्स पास हो जाएगा मेरा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शादियों में जाया करूंगा, मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन लूंगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये हमारी अपनी लाइफ के ऊपर हुआ था। पूरे 1.5 साल तैयारी करी हमने, जब एग्जाम की पढ़ाई करी, कहीं कोई शादी बारात कोई अटेंड नहीं किया। एक बार जब सिलेक्शन हो गया, बढ़िया पोजीशन मिल गई, लाइफ में पैसे कमाने लगे, अच्छी सिचुएशन आ गई, तो अब शादियों में एज ए वीआईपी बुलाया जाता है, ठीक है ना। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कमाल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बाद अब कोई नहीं पूछता है। इस वजह से इस बात को समझिएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखिए रिलायंस जियो का, हम सभी को पता है। नाउ जियो ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन लिया था। कैसे? जब जियो लॉन्च हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले मुफ्त बांटा सबको, लो खूब डाटा इस्तेमाल करो, हर दिन 1 GB डाटा इस्तेमाल करो मुफ्त। सारा का सारा अपना नुकसान कराते रहे, बैलेंस शीट के ऊपर लॉस पे लॉस खाते रहे, पर किसी तरह का उनको इमीडिएट पैसा उन्होंने नहीं लिया अपने कस्टमर से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं लिया। जब साल भर के बाद लोगों को जियो की आदत लग गई, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हाँ अब भाई हम पेड सर्विसेज लेंगे, और कोई भी जियो से पोर्ट नहीं करा पाया। सबको आदत लग चुकी थी इंटरनेट की, अब हर कोई उस पेड सर्विसेज को ले रहा है। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है जो जियो ने इस्तेमाल किया। यही हमारी लाइफ के ऊपर भी लागू होता है, और यही सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है। फर्स्ट ऑर्डर डिसीजन हम या फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग हम जब करते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, इमीडिएट मजा। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग जो लोग करते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन देते हैं। सोचिए, इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोते थे, तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी फैक्ट्री में क्यों सोते हैं? तो कहते हैं कि यार जैसे उठते हैं, ब्रश वश करते हैं, तुरंत काम पे लग जाते हैं। या रात में अगर हमको नींद खुली और हमको लगा कि कुछ और चीज देखने की जरूरत है, हमको कुछ याद आया, ताकि हमको घर से ना भागना पड़े, हम इमीडिएट तुरंत अपना काम कर लें। आप सोचिए, आप इलॉन मस्क की जगह होते तो पहले तो आप एक मतलब हम सभी लोग हम लोग करते कि एक कोई बहुत बड़ी सी एक घर लेते, पहले वहां रहते, उसके बाद कहते कि हाँ फैक्ट्री आया जाएगा जाया जाएगा। ना, ये पर्सन डिलेड ग्रेटिफिकेशन ले रहा है कि यार आज काम कर लेते हैं, मजा भविष्य में लेंगे, आज मेहनत कर लेते हैं, मजा भविष्य में लेंगे। और यही सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो अगर आपके पास में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है तो धीरे धीरे इस आदत को पीछे छोड़िए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाइए, सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। देन क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बायसेस एंड अप्लाई सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इन प्रोडक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अभी तक की बकवास तो हम लोगों ने खूब कर ली, पर ये समझाओ हमको कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है। द की क्वेश्चन इज अनकवरिंग सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस इज एंड देन व्हाट। मतलब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। जैसे किसी ने कहा कि यार ये बताओ कि बस से चलना है कि ट्रेन से चलना है कि अपनी गाड़ी से चलना है, और किसी ने कह दिया कि यार ठीक है बस से चलेंगे, तब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए उसके बाद क्या। निकल तो लोगे यहां से बस से, पहुंचोगे कहां? क्या लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? क्या बस की जर्नी बेहतर होगी? क्या रास्ते में रुककर हम लोग साइट सीन कर पाएंगे? क्या अगर कहीं रुक कर समोसे खाने या पकौड़े खाने या मैगी खाने की ज़रूरत महसूस हुई या पराठे खाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो क्या बस इमीडिएटली रुक जाएगी जहां हम चाहेंगे वहां? दिस इज कॉल्ड एंड देन व्हाट। उसके बाद क्या? तो जो भी आप डिसीजन लें या जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो, उसमें इस क्वेश्चन को हमेशा अपने पास रखिए, उसके बाद क्या। मिसाल के लिए आप सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, एक ही सैलरी काफ़ी है अमीर बनने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एक सैलरी से अपना काम चलाते रहते हैं। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि उसके बाद क्या। एक सैलरी तो आ जाएगी, एक सैलरी से घर के खर्चे भी निकल आएंगे, पर वेल्थ कहाँ से बनेगी? उसके बाद क्या? एंड देन व्हाट। फ्रॉम देयर मैपिंग आउट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिसीजन थ्रू टाइम बेंचमार्क सिमिलर टू प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग फ्रेमवर्क। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि जो मैंने डिसीजन लिया है उसके फाइनल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उससे क्या क्या सामने आएगा। तो करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, कि आपके जो इमीडिएट आप करंट के बारे में सोचेंगे तो आपके फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो निकट भविष्य में जो होने वाला है। नियर टर्म्स में क्या होगा? सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। आप जब भी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा और लंबे समय के बारे में सोचेंगे, 6 महीने 1 साल। लॉन्ग टर्म आप कब सोचते हैं? जब थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस आप देखते हैं। अब इसको जरा हम लोग चूंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग इन्वेस्टर हैं, इसलिए जरा इसको इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखिए। आपने कंपनी पढ़ी, आपने शेयर खरीदा, आपको इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या चाहिए? भैया ये शेयर हमने खरीदा, ये अभी का अभी बढ़ जाए। पर अगर आप थोड़ा लंबा सोचते हैं कि अभी अगर शेयर गिरा, इकोनॉमी अगर गड़बड़ है, शेयर अगर अभी गिरा हुआ है, मैं इसको अभी खरीद लेता हूं और मैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में जैसे इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी, देन व्हाट, तब क्या होगा? तब ये शेयर भागेगा। आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाह रहे हैं, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं। इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जरा ध्यान से सुनिए, देखिए कितना मजेदार चीज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो इन्वेस्टर्स हैं ये बुरे टाइम में शांत कैसे बैठते हैं?
आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार अगर कंपनी गिर रही है, अगर स्टॉक गिर रहा है तो कंपनी पढ़ो, उसका बिजनेस पढ़ो। क्यों? कंपनी और बिजनेस पढ़ने से क्या होता है? चार्ट जो दिखता है ऊपर नीचे जाते हुए वो होता है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस। कंपनी या बिजनेस क्या देता है हमको? सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस या थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस देता है। आप बिजनेस पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि कंपनी भविष्य में क्या करने वाली है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन देता है। इसीलिए जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर वेरी गुड थिंकर्स। आप देखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको हमेशा फोकस करेगा कि यार कंपनी के बिजनेस को देखो, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखो, इंडियन इकोनॉमी को देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी को देखो कि वो क्या कर रही है। वो इमीडिएट ये नहीं बोलेगा कि यार चार्ट गिर रहा है तो कंपनी से भाग जाओ, नहीं, वो हमेशा कहेगा आपसे कि कंपनी पढ़ो। दे आर सेकेंड ऑर्डर थिंकर्स। ठीक, अब चलते हैं लास्ट पेज पर। दो सामने आपको डंडियां दिखाई दे रही हैं, ये दिख रही दोनों। जरा ये बताइए इनमें से कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी, ऊपर और नीचे वाली, ठीक है, टॉप वाली या बॉटम वाली, कौन सी लंबी कौन सी छोटी? ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब जरा नीचे जो दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। द मुलर लेयर इल्यूजन is where a central aspect of a single line image, for example, length or its straightness, appears distorted in comparison to other aspect of image. ऊपर और नीचे वाली जो लाइन जो है ये बेसिकली मुलर लायर का इल्यूजन है। इससे ये लगता है कि ऊपर और नीचे की लाइन की जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इवन इफ वी हैव मेजर्ड द लाइन्स एंड फाउंड देम टू बी इक्वल, मतलब ये दोनों असल में इक्वल हैं। On top of that, having the neurological biases of illusion explains to us, we will still think that one of the lines is shorter than the others. हम लोग को अभी भी ये लगता है देखने में, ये बेसिकली इल्यूजन है न्यूरोलॉजिकल, और इस इल्यूजन से हमको ये लगता है कि एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी है। पर क्वेश्चन ये है कि इसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग से क्या रिलेशन है? तो एक बात समझिए, अगर किसी भी इंसान को आप इसको दिखाइए और उससे पूछिए कि कौन सी बड़ी है, तो वो देखेगा, बुलाएगा नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी लग रही है ना। पर जो सेकेंड ऑर्डर थिंकर होगा वो कहेगा रुको, प्रोसेस को थोड़ा डिले करने दो, ऐसा करो मुझे एक स्केल दो और इन दोनों एरोज को अलग हटाने दो, और फिर वो इन दोनों को नापेगा स्केल से और फिर आपको बताएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। ये डिफरेंस है एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकर में और एक सेकेंड ऑर्डर थिंकर के अंदर। बात समझ आई? ये डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर थिंकर और सेकेंड ऑर्डर थिंकर के अंदर। और अब इसका सबसे लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा सेटल नहीं हुआ, अब आपके सामने ही हम इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये जो चीज़ें हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअसली स्टडी, रीड और रीड करने के बाद अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको ठीक से आपके साथ में शेयर करने का नतीजा है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कहीं से भी उठाई और आपके साथ में शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। Upon gaining a deeper understanding of the various consequences, then we can choose the decision where the second and third order consequences are positive. देखिए कितनी मजेदार चीज़ है। तो कायदे से हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोई एक बहुत अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन, मिसाल के लिए जैसे क्या डिसीजन कि हमें अपनी जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं, एक। दूसरा क्या डिसीजन कि हमें सेटल कहाँ होना चाहिए। तीसरा, एक बेबी है तो दूसरा बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा, जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चौथा, लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पांचवा, अगर मैरिज हो चुकी है और मैरिज नहीं संभल रही है तो डाइवोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजनेस अगर चल रहा है तो मल्टीपल बिजनेसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सो अपॉन गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, देन वी कैन चूज द डिसीजन वेयर द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज आर पॉजिटिव। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये तय करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज इसके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग से शुरू करते हैं और भविष्य में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। फिर हम वो डिसीजन लेते हैं जो फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव रहे। रिमेंबर दैट द फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज डज नॉट हैव टू बी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब सुबह सुबह हम एक्सरसाइज के लिए उठते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव नहीं होगा। भैया नींद खराब करके सुबह उठोगे, कहां से पॉजिटिव होगा वो, है ना। जूते पहन के बाहर निकलोगे, हर कोई आदमी सो रहा है, तुम अकेले दौड़ रहे हो, तो पहला तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, है ना। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता है। एज दे से शॉर्ट टर्म पेन लीड्स टू लॉन्ग टर्म गेन। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है हम लोग को पेन मिले, पर लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग को गेन मिलेगा। ये कब होगा, जब हमारा जो थिंकिंग फ्रेमवर्क है
वो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए होगा ये। तो क्या करिए, बात समझिए इसको, आप देखिए कि चैप्टर से पहले आप जो थे और चैप्टर के बाद आप जो हुए हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब के बाद जब आप घर में बैठेंगे और आपके घर में कोई डिसीजन लिया जाएगा कि यार ऐसा बताओ कि कार खरीदनी है तो कार खरीदी जाए या कि घर की जो लोन जो चल रहा है उस लोन को चुकाया जाए। अब आप अपने इस क्वेश्चन को इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस में डालिए। आप सोचिए, आपके पास एक उधार है और आप सोच रहे हैं कि जो कैश आपके पास बचा हुआ है उससे आप वर्ल्ड टूर कराएं। आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस पड़े हुए हैं सामने। आप उसके अंदर इस फ्रेमवर्क को रखेंगे और आपको इमीडिएट डिसीजन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। यह पर्टिकुलर चैप्टर शुरू होने से पहले और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बना देता है, बशर्ते आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखें अपनी लाइफ में। आप सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे बिहेव मत करें कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर था जो शुरू हुआ और खत्म हो गया, आपने कुछ सुन लिया। नहीं, इंप्लीमेंटेशन विदाउट नॉलेज इज नो नॉलेज, ठीक है ना? मतलब नहीं, नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज नो नॉलेज, ठीक है? तो अगर नॉलेज है तो उसको इंप्लीमेंट करना सीखिए। अब एक चीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगा जो आज का सेशन हमने ये शेयर किया आपके साथ में कि यार सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग वाकई एक बढ़िया चीज़ है। और आप में से कितने लोग थर्ड ऑर्डर थिंकिंग को सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है? कुछ देखते हैं कितने आते हैं, 1000-2000 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो फिर हम लोग जो मेंटल मॉडल का एक कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली जो हमने आपके साथ में शेयर किया है ये मेंटल मॉडल्स हैं अलग अलग, ठीक है? ये इंसान की थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, है ना? ये मेंटल मॉडल्स अगर आपको मालूम है तो आप एक बिल्कुल अलग इंसान होंगे कि जैसे एक नॉर्मल लोग होते हैं और जैसे आप होंगे वो बिल्कुल अलग होगा, उसका थिंकिंग प्रोसेस एकदम अलग होगा। तो अगर आपको लगा कि ये सेशन बढ़िया है, लाइक का बटन दबाइएगा। कुछ लाइक्स बढ़ते हैं तो हम लोग फिर जो थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है उसके ऊपर फिर अगला सेशन लेकर आएंगे। सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आपको मज़ेदार लगा होगा और अब वी होप कि आपको समझ में आया होगा कि एलॉन मस्क जब सोचते हैं और जब ये बोलते हैं तो इनका थॉट प्रोसेस इतना अलग क्यों होता है। ये इंसान हम लोगों से अलग तरह से कैसे सोच लेता है, क्योंकि ये लोग इस मेंटल मॉडल से सोच रहे होते हैं, सेकेंड ऑर्डर मेंटल मॉडल से सोच रहे होते हैं, जबकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मेंटल मॉडल से सोचते हैं। आप देखिए एस जयशंकर सर की थिंकिंग देखिए, वो सेकेंड ऑर्डर मेंटल मॉडल से सोच रहे होते हैं। जब पूरी दुनिया को कहा गया कि भैया ईरान से तेल मत खरीदना, तो हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे क्या कि यूरोप ईरान से तेल खरीद रहा है तो हम भी ईरान से तेल खरीदेंगे। जब भविष्य में हमसे पूछा जाएगा कि तेल क्यों खरीद रहे हो तुम ईरान से, तो हम कहेंगे यूरोप भी तो खरीद रहा है, हम भी खरीदेंगे। सेम ये चीज, इस वजह से जब भी कभी भी खुद में इंप्रूवमेंट करने की आपको गुंजाइश लगती है, आपको लगता है कि यार खुद में इंप्रूवमेंट करना है, तो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने सीनियर लोग हैं, जितने अच्छे थिंकर्स हैं, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो पॉडकास्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है। ओके, सो वी होप कि आज का जो ये सेशन है, छोटा सेशन बनाया हमने, फिर भी आधे घंटे का हो गया, मजा आया होगा। अब सिंपल एक चीज आपसे चाहिए हमको, जो हम हमेशा आपसे कहते हैं, देखो अगर 28 मिनट लगा के हमने आपके लिए एक सेशन बनाया है तो 28 सेकंड लगा के आप नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कमेंट मत दीजिएगा, लाइव में कमेंट मत दीजिएगा, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपने कमेंट्स दीजिए और ये बताइए कि क्या थर्ड ऑर्डर थिंकिंग सीखने के लिए आप तैयार हैं। पर उससे पहले हम आपको कम से कम 1 हफ्ते का समय देंगे। हफ्ते भर आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर काम करिए। इस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को अपनी हैबिट्स के अंदर शामिल कर लीजिए, ठीक है ना? कि आपकी हैबिट हो जानी चाहिए सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की। एक बार जब ये आपकी हैबिट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की, देन वी विल गो फॉर द थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। पर हमको लाइक्स चाहिए होंगे इस वीडियो पर, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग देखते हैं तो करीब 3000 लाइक्स का एक टारगेट रख लेते हैं, ठीक है? अगर 3000 लाइक्स हो जाते हैं तो हम लोग फिर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग लेकर आएंगे। और इन सब के साथ में लास्ट में आपको बता देते हैं, अभी इस समय हम लोग जो अपने शॉर्ट्स चल रहे हैं, इसमें हम लोग एक पूरी बुक जो साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी पूरी सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपके पास में सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो जान लीजिए कि 3 सोर्स ऑफ अर्निंग पे हम लोग काम कर चुके हैं। मिनिमम आपके पास में 3 सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, जिसमें से पहला आपका अपना जो मेन बिजनेस है या जो मेन जॉब है वहां से आने वाली अर्निंग। इसके अलावा 2 सोर्स ऑफ अर्निंग हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इन शॉर्ट्स को देख लीजिए। और इन सब के साथ में जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुनिया में अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो वो सिर्फ गीता ही हो सकती है, और अगर किसी इंसान को कोई गिफ्ट रिसीव करना है तो वो गीता से बेहतर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम लोग गीता की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हर एक शॉर्ट के अंदर गीता का एक पर्टिकुलर श्लोक वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि वो श्लोक आखिर क्या बताता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इन शॉर्ट्स को लेटेस्ट देख लीजिएगा। और मिनिमम आपके पास में 3 सोर्स ऑफ अर्निंग तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है
तो हमारे इस सेशन को चलाने का कोई मतलब नहीं है, इस चैनल को चलाने का कोई मतलब नहीं। और इन सबके साथ में जो लेटेस्ट अभी हम लोगों ने ये सेशन किया था, काश स्कूल में सिखाया गया होता, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन आपको इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए और प्लस अपनी थिंकिंग का, और कोशिश करिए कि गरीबी से अमीरी तक का जो ये सफ़र हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें आप भी हमारे साथ रहें, सीखते रहें चीज़ों को और खुद में बदलाव करते रहें। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।